हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्केट टॉक चैनल और मेरा नाम है अमित अग्रवाल। तो आज हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के बारे में कि हम कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आज की इकॉनमी में करीब 1000 बिलियन डॉलर का इंडिया वर्ल्ड में बिज़नेस कर रही है, तो आपको ज़रूर हैरानी होगी। तो क्या आप ये सोचिए कि आप 1% भी उसका अगर आप शेयर करते हैं तो आप सोचिए कितना कमा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी लेमैन पर्सन, बिजनेसमैन को सबसे पहले दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं कि मुझे बायर और सप्लायर कहाँ से मिलेगा और मेरा पैसा तो नहीं फंसेगा। तो देखिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है वो दो लोगों के बीच का नहीं है, दो बिजनेस के बीच का नहीं है, ये दो देशों के बीच का बिजनेस है। तो इसमें हमारी सरकार भी हमें बहुत सपोर्ट करती है। तो आइए बात करते हैं कि कैसे कैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी और क्या उसका प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड और भी बातें करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, जिससे मैं जो भी नए वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए सबसे पहले ये चीज़ आपको चाहिए वो है आपकी कोई फर्म या कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो एमएसएमई हो या कोई प्रॉपर कंपनी हो। उसके बाद आपको एक आईसी कोड चाहिए होता है जिसे कहते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये आपको डीजीएफटी इशू करता है, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये एक ऑनलाइन फॉर्मेट है जिसके थ्रू आपका एक हफ्ते के अंदर आईसी कोड आपको मिल जाता है। बहुत आसान तरीके हो गए हैं, सरकार ने बहुत सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे स्मूथ प्रोसेस कर दिए जिससे लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनको दिक्कत ना आए। आईसी के बाद हमें चाहिए होता है जीएसटी, जो सरकार की तरफ से इशू होता है। जीएसटी हालांकि एक्सपोर्ट के केस में बहुत मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है कि जीएसटी आपका होना ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आपके पैन नंबर की। आपका पैन नंबर और आपका आधार नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको एयरपोर्ट या सी पोर्ट पर रजिस्टर कराने होते हैं। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आगे। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि आपको, मान लीजिए इंपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक आरसीएमसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आपका प्रोडक्ट हैंडलूम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं सरकार द्वारा जो आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने पे आपको बहुत सारे बेनिफिट देती हैं। अगर आप वो सर्टिफिकेट या उन संस्थान से जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट सरकार देती है। आरसीएमसी सर्टिफिकेट हैंडलूम के लिए होता है या टेक्सटाइल रिलेटेड काम के लिए होता है। आरसीएमसी का मतलब होता है रजिस्टर कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो ईपीसी इशू करती है, दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो इसके इसी तरीके से अगर आपकी कमोडिटी ड्रग्स है, दैट मीन्स की फार्मा आइटम्स, तो उसके लिए आपको एडीसी चाहिए होता है, एडीसी लाइसेंस, दैट इज़ एंटी ड्रग कंट्रोलर लाइसेंस। इसके अलावा अगर आपका फूड आइटम है तो आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस चाहिए होता है, जो आप जानते ही होंगे कि सारे फूड आइटम्स में एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर मेंशन होता है। तो कोई भी अगर कमोडिटी फूड से रिलेटेड कर रहे हैं, अगर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, तो आपको एफएसएसएआई लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। उसके आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं और आपका एक एक आपका ब्रांड भी होता है, आपकी एक क्वालिटी भी एक प्रेजेंट होती है कि आपकी वो क्वालिटी उस स्टैंडर्ड की, उस लेवल की है। तो ये तो मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस कैसे होता है। मान लीजिए आपका कोई सामान चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आप एक अच्छे सप्लायर को ढूंढेंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन तरीके मिल जाएंगे, या तो आप alibaba.com से भी सर्च कर सकते हैं, या बहुत सारे सरकारी तंत्र हैं जो आपको ये डेटा प्रोवाइड कराते हैं। एक अच्छा सप्लायर मिलने के बाद आपको ये देखना होगा कि जो आपको कमोडिटी चाहिए वो कितनी गुणवत्ता की है, और आपको जो क्वांटिटी चाहिए क्या वो सप्लायर वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर पाएगा, और जो आपको रेट चाहिए उस रेट में आपको प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सप्लायर से सबसे पहले चेक करनी पड़ेंगी। जब सप्लायर से आपको इन सब पे सेटिस्फैक्शन हो जाए
तो फिर आपका रेट एग्रीमेंट होगा। रेट एग्रीमेंट के बाद फिर आपको ये तय करना होगा कि आप सामान मूव कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आता है रोल इंकोटर्म्स का। आज के टाइम में लेटेस्ट इंकोटर्म्स 2020 आए हुए हैं, 13 इंकोटर्म्स हैं, जिसके बेसिस पे ये तय होता है कि सामान मूवमेंट कैसे होगा। इंकोटर्म्स मतलब होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। मैं अभी आपको मेन इंकोटर्म्स बता देता हूँ। हालांकि इसके लिए मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ जो मैं आपको जल्दी शेयर करूँगा। तो पहला इंकोटर्म्स जो आता है वो है एक्स वर्क्स, दैट इज़ EXW। इसमें क्या होता है कि सप्लायर आपको कार्गो रेडी करके दे देगा, लेकिन सप्लायर के वेयरहाउस से आपके वेयरहाउस तक, मेरा मतलब है कि चाइना से इंपोर्ट करके आपको यहाँ दिल्ली मान लीजिए आता है, तो दिल्ली में ला के अपने वेयरहाउस तक ले जाने का सारा खर्चा आपको तय करना होगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की होगी। अगर यही हम FCA इंकोटर्म की बात करते हैं, दैट इज़ फ्री कैरियर अलॉन्गसाइड शिप, तो उसमें सप्लायर आपको सामान एक तय जगह तक छोड़ देगा। उसके बाद क्लियरेंस, एयर मूवमेंट, सी मूवमेंट, कस्टम क्लियरेंस, डेस्टिनेशन की डिलीवरी, सब आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और खर्चे भी आप ही को देने होंगे। अगर हम FOB इंकोटर्म की बात करते हैं तो FOB इंकोटर्म में सप्लायर माल को कस्टम क्लियर करा के एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे छोड़ देगा, वहाँ से लाने की जिम्मेदारी और खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम CIF की बात करते हैं तो CIF में उसके वेयरहाउस से सामान लाके एयरपोर्ट तक छोड़ना, क्लियरेंस कराना और आपके पोर्ट तक लाना सप्लायर का काम है। यहाँ आने के बाद जो भी क्लियरेंस या डिलीवरी का पार्ट है वो आपका जिम्मेदारी होगी। CIF में सबसे अच्छी बात यह है कि इंश्योरेंस पार्ट भी कवर होता है, जिससे अगर आपको कमोडिटी को कोई डैमेज हो जाता है तो उसका क्लेम भी आपको इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाता है। तो CIF ही ज़्यादातर हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। हालांकि 13 इंकोटर्म्स हैं, तो हर किसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना इंकोटर्म यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इंकोटर्म्स की। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि आपका पैसा कैसे सेफ रहे। उसके लिए बैंक्स LC इशू करती हैं, जिसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट है सप्लायर बायर के बीच में, जिससे आपका सामान भी सेफ रहे और सप्लायर का पैसा भी सेफ रहे। इसमें भी आप देखेंगे तो 13 तरीके की LC होती हैं, जो अभी इस वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हालांकि मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट LC के बारे में बता देता हूँ, जो है इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि जब सप्लायर सामान बना के आपके तक पहुँचा देगा, आपको सामान मिल जाएगा, तभी उसको वहाँ पे पैसा रिलीज़ होगा, और जब आपको यह सामान मिल जाएगा तभी आपका पैसा आगे ट्रांसफ़र होगा। तो आपको आपका सामान भी मिल गया और उसको उसका पैसा भी मिल गया। तो इसको कहते हैं रिवोकेबल LC, जो बैंक्स इशू करती हैं। इसके लिए बैंक्स कुछ मिनिमम फ़ीस चार्ज करती हैं, लेकिन अगर आपको सेफ्टी गारंटी और सिक्योरिटी मिल रही है तो मेरे हिसाब से LC में जाने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे पेमेंट टर्म्स भी होते हैं, TT एडवांस पेमेंट, जो आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं सप्लायर को, तो ये भी आप शिपमेंट के स्टार्टिंग में ही आपको तय करना होता है सप्लायर से, जिसके रिगार्डिंग भी एक मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे सप्लायर्स को आपको अप्रोच करना है, कैसे उसको सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है और कैसे स्मूथली आपको अपना कार्गो इंपोर्ट करना है। तो दोस्तों, आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करें और कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं भी इस इंडस्ट्री से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा राय भी दे सकता हूँ, सही गाइडेंस भी दे सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपनी दिक्कतें लिखें, मैं ज़रूर उसको आपको जवाब दूँगा। तो दोस्तों, आज यहीं तक बात करते हैं, बाकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।